क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप दुबे। विपक्षी पार्टियों ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए हैं और जितना रिकॉर्ड परसेंटेज वोटिंग हुआ है वो साफ दर्शा रहा है कि इस बार जनता का रुझान किस तरफ है। हमने देखा पूरे बंगाल इलेक्शन में जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला, डे 1 से वो बंगाल में रहे। क्या लगता है इस बार अमित शाह की कितनी बड़ी भूमिका बंगाल में होगी? अमित शाह की हर एक इलेक्शन में बड़ी भूमिका होती है और वो बीजेपी को इस बार विक्ट्री दिलाने जा रहे हैं बंगाल में। देख रहे हैं कि बंगाल का जब टोटल परसेंटेज वोटिंग का है तो 92% से ज्यादा था, जो स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा है। ऐसे पहले जो है आंकड़ा कभी भी नहीं आया। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो जनता को ही जाता है। जनता जो ममता से त्रस्त हो गई है, वोटिंग के लिए निकल रही है और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से वहाँ पे कार्यभार संभाला हुआ है। पिछले बार जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद कितनी हिंसा हुई वेस्ट बंगाल में, ये पूरे भारत देश ने देखा है। लेकिन इस बार जो हमारी सीआरपीएफ है, जितनी भी फोर्सेज हैं, वो हर पोलिंग स्टेशन पे प्रॉपर इस चीज का ध्यान दे रहे हैं कि किसी भी तरीके की हिंसा ना हो। अपना नंबर वहाँ पे दे रहे हैं कि आपको अगर कोई भी आके धमकाता है तो आप हमें तुरंत कॉल करिए। उसके बावजूद लोग इतने डरे हुए हैं कि वो कह रहे हैं कि आप तो इलेक्शन के बाद चले जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि टीएमसी किस तरीके की गुंडागर्दी वाली राजनीति करती है। अमित शाह के कारण ही क्या इतनी बड़ी परसेंटेज हुई? क्योंकि वो डेरा डालकर बैठे हैं और लोगों ने निकल कर वोट किया है। तो फिर क्या टीएमसी का डर अब खत्म हो चुका है बंगाल में? मान लिया जाए बिल्कुल खत्म हो चुका है। और अब देखो ना, बंगाल में 92% से ज्यादा महिलाओं ने और मात्र 90% से ज्यादा पुरुष ने वोट डाला, यानी 2% एवं महिलाएं आगे निकल गई। बंगाल की महिलाएं सबसे ज्यादा वोट कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं मुख्यमंत्री भी है। महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद सबसे ज्यादा असुरक्षित जो हैं वो आज बंगाल की महिलाएं हैं। इसीलिए महिलाओं ने निकल के घर से निकल कर वोटिंग करी है। बुजुर्ग भी वोटिंग के लिए जा रहे हैं, जो नौजवान हैं वो भी जा रहे हैं और जो लोग बंगाल से बाहर रह रहे हैं वो भी अपने काम से छुट्टी लेके, जिनका बिजनेस है वो अपने बिजनेस को छोड़ के वोटिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको बदलाव चाहिए। कोई भी नहीं चाहता कि अपने घर को, अपने गाँव को छोड़ के दूसरी जगह जाके काम करे, अपने परिवार से दूर रहे। चलिए, अंतिम में आप क्या कहना चाहेंगे कि अमित शाह बोर रूम में रह करके लगातार निगरानी कर रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और वोटिंग सबसे ज्यादा हुई है, तो गृह मंत्री अमित शाह की जो कूटनीति है उसको लेकर उनको तो सारे लोग चाणक्य कहते हैं, इवन अपोजिशन भी बोलती है। संसद में बोला था, अगर चाणक्य आज जिंदा होते तो वो आपको देख के शर्मा जाते। तो अमित शाह जी की जो राजनीतिक कूटनीति है उससे तो अपोजिशन भली भांति वाकिफ है और इस बार विक्ट्री सिग्नल आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ जी, कमल खिलेगा। कमल खिलेगा जी। चलिए देखते क्या होता है। आपका क्या नाम है? मनीष। तो पता होगा कि इस बार वेस्ट बंगाल का जब फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई तो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज था, 92% से ज्यादा, जो आज़ादी के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वोटिंग परसेंटेज को लेकर? वोटिंग परसेंटेज को तो ऐसा है कि इससे तो ये पता चल रहा है कि जो है हमारा चाहे जेनजी हो या वुमेन हो, ये इनका जो जागरूकता है तो वो बढ़ते जा रही है, जिसके कारण डेमोक्रेसी का जो एक भरोसा रहता है, यानी लोगों का जो भरोसा रहता है डेमोक्रेसी के ऊपर, वो बढ़ता जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बंगाल में जो मेन मुद्दे रहे, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक वुमेन सिक्योरिटी, ये दोनों ही बुरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जहाँ बात आती है, जब बिफोर इंडिपेंडेंस अगर हम देख ले तो वहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह बहुत ज़्यादा थी, ऑफिसेज बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, और इवन 1911 तक हमारा वो कैपिटल भी रहा था कोलकाता, उसके बाद जाके दिल्ली चेंज हुआ था। तो वहाँ पे जिस हिसाब से इंडस्ट्री पहले से लगी हुई थी उस हिसाब से डेवलपमेंट जो प्रोसेस था वो बहुत तेज़ होना चाहिए था। लेकिन आज के डेट में वहाँ पर अगर हम FDI की बात करें या डेवलपमेंट की बात करो, बिल्कुल डाउन चले जा चुका। फिर अभी प्रीवियसली हमने केस साजा शेख का भी सुना और मेडिकल कॉलेज का भी सुना, तो सिक्योरिटी के मामले में बंगाल मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछड़ चुका है। तो इस हिसाब से भी ये था कि वहाँ की जनता जो है वो ये तो चाहती है कि हाँ डेवलपमेंट हो, और जो वहाँ पे गुंडागर्दी है, एटलीस्ट जो बेसिक सिक्योरिटी, बेसिक नेसेसिटी है, वो एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। ऐसा तब होता है क्योंकि आप एजुकेटेड है और अपनी बात स्पष्टता से आप रख रहे हैं। ऐसा तब होता है जब क्षेत्र की सरकार से लोग नाराज हो, या फिर जो है वो जो सिटिंग सीएम उनसे खास प्रकार की नाराजगी। पीएम ने भी बोला है कि जो हाई वोटर है उनका टर्न आउट हो गया है वोट, और इस बार जो है वहाँ के लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, क्योंकि 15 साल जो है टीएमसी ने सरकार में राज किया, बदलाव होना जरूरी है। तो इसको लेकर आप? बदलाव भी ऐसा होता है कि इनकम्बेंसी तो आ ही जाती है, लेकिन ये बहुत हद तक ऐसे हिसाब से डिपेंड नहीं होता कि 15 साल तो आप लगभग मोदी जी को भी हो गए। तो आज की जनता अब इस चीज़ क्यों नहीं देखती कि कितने साल किसी को हो चुके हैं, लेकिन ये देखती है कि काम कितना चल रहा है। अगर पहले हम बात करें कि 2014 से पहले इंडिया का जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रेट था वो 144 था और आज के डेट में बिलो 70 आ चुका है। इसके बाद जो अगर आप इकनॉमी की बात कर लो तो इंडिया पहले 11वें रैंक पे थी, अब वो 6th रैंक पे आ चुकी है। तो ये देखा जाता है कि कितने लोगों को एक तो रोज़गार मिल रहा है, सिक्योरिटी कैसी है। आज आप जैसे यूपी में इस समय आप खड़े हुए हैं, और यूपी में जो पहले का टाइम चलता था और आज का टाइम है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। तो ये नहीं डिपेंड करता कि कौन सी सीएम कितने साल से है। इससे पहले लेफ्ट की पार्टी थी यहाँ पे, कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ पे, उसको भी टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था। और ममता बनर्जी को बेसिकली जो वोट दिया था वो इसीलिए दिया था कि जो लेफ्ट पार्टी के जो हुड़दंगी हो चुके थे उसका चेंज एक चाहते थे वो लोग। अब ममता बनर्जी का भी सेम केस हो चुका है
कि वहाँ पे गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, फिर कम्युनल वायलेंस इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब वो चेंज तो चाहते हैं। जीतेगा कौन ये तो नहीं पता, पर हाँ लोग वहाँ पे 92% वो ये तो शो कर रहा है कि लोग चेंज तो चाहते ही चाहते हैं। यानी जिस तरीके से डे 1 से वहाँ पर डेरा डालकर बैठे हैं, वहाँ पर जो है वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं, वॉर रूम में वो जो है पूरे बंगाल की निगरानी कर रहे हैं और कह रहे हैं भय से भरोसे की यात्रा प्रारंभ हो गई है। तो अमित शाह के लिए क्या कहना है आपका? अमित शाह का तो हर कोई जानता है, ऐसा नहीं। एक अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है जो अपनी पार्टी को लगभग हर स्टेट और हर जगह बिठाना चाहता हो, फिर चाहे वो लोकल इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, चाहे वो सेंटर इलेक्शन हो। ठीक है, तो अमित शाह की कूटनीति पे तो शायद ही हम में से किसी को कोई भी शक होगा। वो वहाँ पे बैठे में तो ऐसा नहीं सिर्फ वही बैठे में, हर कोई बैठा हुआ है वहाँ पे जो भी जीतना चाहता है। पर हाँ डेफिनेटली वो इस समय के चाणक्य तो है जो चाहते हैं कि बीजेपी एटलीस्ट वेस्ट बंगाल में कम से कम अपना खाता तो खोली दे। अब आपने उन्हें चाणक्य कहा है तो चाणक्य की एक बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि बंगाल में 294 जो है वो सीट्स है, 152 पे फर्स्ट फेज़ में इलेक्शन हुए एंड सेकेंड फेज़ में जो है 142 पर जो है अमित शाह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा 170 सीट बीजेपी की आएंगी, 110 पहले ही चरण में आ जाएंगी। क्या कहना है इसको लेकर? ये सब तो पॉलिटिकल माइलेज होते हैं, क्योंकि ऐसा पिछली बार भी हम लोगों ने सुना था कि 200 प्लस सीट आ जाएंगे, तो हम उस पर तो कुछ नहीं कह सकते कि 4 तारीख को रिजल्ट पता चलेगा और तभी पता चलेगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीट्स ले रही है। इलेक्शन में उनका भी वोट शेयर वही है, फिर अगर कांग्रेस लड़ती है तो उनका भी वोट शेयर वही है, तो डेफिनेटली इससे फर्क तो पड़ेगा। वोट शेयर जो है वो एक पर्टिकुलर पोलराइजेशन की तरफ है, मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ है, जबकि बीजेपी का जो वोट शेयर अगर यहाँ से करता है तो उसका डेफिनेटली एक छुत्र जो फायदा होगा वो बीजेपी को ही होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा फर्क डालेगा अगर बीजेपी जीतती है तो। अच्छा, बंगाल में अगर, क्योंकि आप मुझे लगता है पॉलिटिकल एनालिसिस काफ़ी जानते हैं, अमित शाह ने बोला बाहरी राज नहीं करेगा, बंगाल का ही बेटा राज करेगा, बंगाल में जन्मा राज करेगा, बंगाल में बीजेपी का सीएम होगा, बंगाल का ही जन्मा होगा। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसी को लेकर अमित शाह ने मेरा एक सिंपल सा सिस्टम रहता है कि हम में से काफ़ी लोग, कोई राजस्थान से होगा, कोई हरियाणा से होगा, तो हर जगह हम लोग जॉब तो करने जाते ही है ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्टेट के नहीं रह गए या दूसरे स्टेट के लिए हम पराये हो गए। पहले हम हिंदुस्तानी है, कोई भी हिंदुस्तानी जो सबसे बेस्ट होता है, अगर वो उस सीएम पोस्ट पे बैठता है तो 100% वो अपनी पावर का एक बेहतर यूटिलाइजेशन भी करेगा और वो उस जगह को डेवलप भी करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एक बंगाली होगा तभी जाके बंगाल का एक प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाएगा। एट द एंड बंगाल एक बॉर्डर स्टेट है और वहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक डिफेंस सेक्टर, यानी जो बॉर्डर एरिया जो फेंसिंग होना बाकी रह चुका है, तो वो इंडिया सबसे पहले प्रायोरिटी रखता है, ना कि पहले बंगाल रखता है। तो कोई भी आए, वो चाहे बंगाली हो वेल एंड गुड और कोई और भी हो वेल एंड गुड, लेकिन डिपेंड करता है कि बंगाल में सबसे पहले जो वुमेन सिक्योरिटी है उसको प्रायोरिटी दे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसको प्रायोरिटी दे। आज का जो हमारा जेनजी है एटलीस्ट वो नेपाल या बाकी देशों की तरह नहीं है, उनको डेवलपमेंट के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो प्रोवाइड करवा दे। फिर सीएम कोई भी हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपने मुझे लगता है सोल्यूशन तो दिए, पर मैं जानना चाहूँगा आज के डेट में बंगाल की प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है जिन पर सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। अमित शाह भी कह रहे हैं कि अगर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, हमें देखने को मिला हिंसा भी हुई, उन्होंने बोला कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने कोई गुंडागर्दी की तो उनकी खैर नहीं। मैं जानना चाहता हूँ प्रॉब्लम क्या है बंगाल में? मेन जो प्रॉब्लम है वहाँ पे वुमेन सिक्योरिटी है, और मोदी जी का जो एक वोट परसेंटेज रहा, मोदी जी का जो वोट परसेंटेज रहा है या मेन जो झुकाव रहा है वो फीमेल की तरफ बहुत ज़्यादा रहा है। उन्होंने एक जो ये जो वुमेन वोट था वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ कर दिया, चाहे वो ट्रिपल तलाक के केस में तो जो मुस्लिम महिला है उनका वोट लेना की बात हो, या बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के केस में हो, या ऐसे कोई भी केसेस हो, तो इन वुमेन का जो मेन टारगेट कर रखा है मोदी जी ने वो तो एक बहुत सही है, जिससे कि उनका जो वोट शेयर है या वोट परसेंटेज है वो डेफिनेटली मोदी जी को तो मिलेगा ही मिलेगा। वुमेन सिक्योरिटी पहला था। दूसरा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिस हिसाब से पूरे इंडिया में एफडीआई बहुत अच्छे से आ रहा है, लेकिन बंगाल में वो एफडीआई क्यों नहीं पहुंच पा रहा? तो यानी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो किसी भी तरीके का एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो प्रोग्रेस नहीं होगी। तो एक वो बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, एक रहेगा वुमेन सिक्योरिटी का। अगर ये दो मुद्दे भी सॉर्ट आउट हो जाए तो बाकी डेवलपमेंट प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। तो आपने जो ये मुद्दे बताए उसी को लेकर बीजेपी ने मैनिफेस्टो भी दिया। मुझे लगता है कि आपको पता नहीं है मुद्दे कहाँ से पता है, पर बीजेपी का मैनिफेस्टो भी वहीं से आया है। उन्होंने बोला है वुमेन सिक्योरिटी तो बढ़ेगी 3000 रुपये वुमेन्स को हर महीने दिए जाएंगे। यूथ जो बेरोजगारी कहा जाता है उन्हें हर महीने 3000 रुपये दिए जाएंगे। यूसी से अगले 6 महीने में लागू हो जाएगा। अगर ये दावे बीजेपी कर रही है, आपको विश्वास है कि ये सब पूरे हो पाएंगे बंगाल में? यूसीसी इम्प्लीमेंट करने वाला सबसे पहला स्टेट उत्तराखंड है जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है। इसके बाद गुजरात है जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, और अब जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है कि असम में भी जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
यूसीसी बहुत ज़रूरी है और वो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी का भी पार्ट है, तो उसमें तो मेरे को नहीं लगता किसी को कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। जहाँ तक रही बीजेपी की बात आती है तो हाँ, ये भरोसा तो रहता है कि हाँ यूसीसी किसी ना किसी हिसाब से ये लोग इंप्लीमेंट तो करवा देंगे, क्योंकि पहले अपने स्टेट्स में ये लोग इंप्लीमेंट ऑलरेडी करवा चुके हैं। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे अमित शाह की कूटनीति के बारे में और 4 मई के रिजल्ट? अमित शाह की कूटनीति के बारे में मुझे नहीं लगता हमें से किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत है। वो दिखता है उनका कि पहले अगर बीजेपी 4 स्टेट में थी और अब 20+ स्टेट्स में आ चुके हैं, तो डेफिनेटली वो बिना अमित शाह की वजह से तो आई नहीं है। बात रही कि रिजल्ट के बारे में 4 तारीख को देखेंगे हम भी, कोई प्रिडिक्शन की बात हो तो हाँ बीजेपी का वोट शेयर डेफिनेटली बढ़ेगा, जीतेगा कौन ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया और मुझे लगता है आपने काफ़ी अच्छी बात रखी है अपनी। मैं अब आपसे बात करना चाहूँगा। मेरा नाम संदीप। देखो ऐसा है, जब से देश आज़ाद हुआ है ना, सबसे ज़्यादा परसेंटेज अभी वोटिंग हुआ है, सबसे लगभग 93% है। और जब वो परसेंटेज बढ़ता है यानी बदलाव के पक्ष में जाता है। 15 साल हो गया ममता को राज करते हुए, और ये बंगाल हमारा बांग्लादेश से सटा हुआ बॉर्डर है, तो उसमें काफ़ी घुसपैठी है। जो हमारे रोहिंग्या मुस्लिम बाहरी आते हैं लोग, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर ये है घुसपैठियों का। इस बार जो बंगाल में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है वो एक ही कारण से हुई है, क्योंकि बदलाव की ओर बंगाल की जनता मूव करना चाह रही है। क्या कारण है? उसका रीज़न ये है कि बांग्लादेश और बंगाल का जो बॉर्डर है ना, उसमें 7-8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो गए हैं जहाँ हिंदू बाहुल जो क्षेत्र था, वो रोहिंग्या भारत का मुस्लिम नहीं है, वो बांग्लादेश का जो रोहिंग्या मुस्लिम है हमारे वहाँ घुस गया है 7-8 डिस्ट्रिक्ट में। और उनकी आबादी इतनी कर दी है 50%, 60%, 70% तक हो गई है। अब वो बेचारे जो हमारे जो हिंदू वहाँ पे हैं, जो भारतीय हिंदू हैं, और बांग्लादेश का मुस्लिम जो रोहिंग्या है, वो उन पर दबाव बना रहा है। इनके लोगों के आते आधार कार्ड बन रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा रहे हैं, है ना। कई घटनाएं हो रही हैं, जो कोई बम बनाने की फैक्ट्री वहाँ चल रही है ना। सब ममता बनर्जी की आंखों के नीचे हो रहा है। हाँ, चल रहा है ना। अभी कई ऐसे केसेज हैं जिन्होंने CBI पे हमला कर रही है, ED पे हमला हो रहा है, और जो अगर कोई झंडा लगा रखा है तो घर के सामने CRPF के जवानों पर भी हमला हुआ है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे। वो तो BSF CRPF सब पे आरोप लगा रही है कि भाई ये लोग वोट कटवाने के लिए हमारे आए हैं, जबकि BSF CRPF को क्या मतलब है। BSF CRPF तो देश के जवान है, वो तो ऑल इंडिया इलेक्शन करवाते हैं वो लोग, तो है ना। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की ओर है। 100% होना चाहिए आज के हिसाब से। अमित शाह के लिए क्या कहना है? अमित शाह के लिए कहना है कि उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और अच्छा होगा। आपने बताया कि राज्य में सबसे ज़्यादा वोटिंग जो हुई है वो बदलाव की ओर हुई है, तो ऐसे में बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सब बदलाव के लिए किया गया है तो ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका होगा ये? देखो ऐसा है, झटका इसलिए होना है कि मतलब ये जैसे वहाँ दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, उन पर तो ये रोक लगा, उनका रोड चेंज कर देंगे कि आप इधर रास्ते से उस रास्ते जाओगे। बाकी जो है मुहर्रम होगा, ताजिया जाएगा, वो उनके मुताबिक जाएगा। हिंदुत्व के लिए आखिर ये क्यों? मुस्लिम के लिए सबको तो दोहरी राजनीति नहीं चलेगी ना भाई। वो भी इस देश के नागरिक है, उनको भी आप सुविधा दीजिए। हमें किसी का मुस्लिम के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर जिस स्टेट में अगर दोनों भाई रह रहे हैं, दोनों को वरीयता बराबर का दो ना। आपको क्या लगता है अगर अमित शाह बंगाल के अंदर बैठे हैं, वही कारण रहा कि आम लोगों का जो पहले डर रहता था वोट डालने में या दूसरी पार्टी के लिए वोट डालने में, वो डर खत्म हुआ, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई? देखो उसमें ऐसा है कि गृह मंत्री अमित शाह नहीं, अमित शाह तो वहाँ है ही। अब ऐसा है जैसे किसी ने अपने घर के बाहर लगा रखा है कमल का झंडा, अब उसको TMC वाले जाके उतार रहे हैं कि भाई ये हटा लो, आपको वोट बीजेपी को देना, उसको बीजेपी को मत दो, TMC को दो, नहीं तो ये करेंगे वो करेंगे। तो ये क्या है? आपको वोटिंग चाहिए तो झंडा नहीं उतारना पड़ेगा। आप उनको समझाओ कि वोट हमको दो, झंडा उतारने से क्या, और जो पब्लिक देख रही है वो और भड़केगी। वो तो जो वोट अगर बीजेपी को नहीं देने वाली भी है वो भी देगी। झंडा हटाने से क्या होता है भाई? जब निशान लगेगा वहाँ पे जाके, जब वो वोटिंग करेगा तब वो वहाँ खड़ा तो नहीं होगा। पहली बार ऐसा हुआ कि अमित शाह के कारण वॉर रूम में जो है उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की और बीजेपी के कार्यकर्ता बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर पाए, मॉनिटरिंग कर पाए, इलेक्शन में बेहतर कर पाए। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जैसे घर का गार्जियंस होता है ना, हमारे माता पिता, अगर माता पिता घर में एक्टिव रहते हैं तो बच्चे ऑटोमेटिक प्रोग्रेस करते हैं। ऐसे ही जब वहाँ पे देश का गृह मंत्री उनको बता रहे हैं, समझा पा रहे हैं कि डरो मत, बाहर निकलो, वोटिंग करो, जिसको देना उसको करो, ये भी नहीं बोल रहे कि हमारी पार्टी करो, लेकिन परसेंटेज बढ़ना चाहिए। तो वही कारण है कि इस बार इतनी वोटिंग परसेंटेज हुई। वो तो भाई दिख ही रहा है, जब से देश आजाद सन 47 के बाद अभी सन 2026 चल रहा है, आखिर अभी तक क्यों नहीं हुई? इलेक्शन तो हर 5 साल में होते हैं। परसेंटेज बढ़ा, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ बदलाव है जनता का वहाँ। अमित शाह को ये खुद बोलने को मिला कि अगर कोई TMC का कार्यकर्ता किसी को डराता है या बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ कोई झड़प करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ये बात कर रहा है कि TMC का कोई अगर गुंडा ऐसे काम करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो इसका मैसेज क्या है? उसका मैसेज ये जाता है कि देखो जो वोटर है तो वो खुल के वोट कर पाए। अगर कोई बहुत से लोग होते हैं बेचारे
जो डरे हुए हैं या किसी के दबाव में है, क्या जैसे घर में कोई गरीब होता है ना, या मीडियम वर्ग का भी उन्हें डर रहता है, मेरे यार मेरे हस्बैंड, मेरे घर की माँ, है ना, इनके साथ कोई हमला ना कर दे इनके ऊपर, है ना। तो इससे क्या लोगों को हौसला मिलता है, क्या अब की बार अपना हम लोग डर से जाते नहीं है वोटिंग में। ये भारी नहीं होना चाहिए, तो अमित शाह ने बोला भारी नहीं होगा, बंगाल का ही होगा, बंगाल का जन्म ही होगा, बस फ़र्क इतना होगा कि बीजेपी का होगा। कि डेट में सर बंगाल की सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्या लगता है? समस्या वहाँ पे है हमारा घुसपैठिया, जो बांग्लादेश से लगातार एंट्री कर रहा है, जबकि बेशक लगी हुई है हमारी, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट वहाँ अगर उनको नहीं वो करेगी, आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, तो अब काफ़ी एरिया खुला हुआ है, आज आ रहे हैं, उनका आते आधार कार्ड बन रहा है, उनका आते सब कुछ बन रहा है, ऐसा क्यों? तो ये मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है ना, कि हमारे अगर बीच जैसी देश की आबादी बढ़ी हुई है, वो बाहरी लोग आके हमारा जो रोजगार है उनको छीन रहे हैं, तो विश्व में नंबर 1 हमारी आबादी वाला देश बन चुका है। बीजेपी के आने के बाद इन समस्याओं का समाधान होगा? भाई देखो, एक्शन होगा। बोला तो यही हम चाहते हैं कि हमारा देश का जो पक्का नागरिक है ना, इसलिए SIR किया गया। वो SIR क्यों किया गया? पिछले सन 2002 से क्यों लिया गया कि जो भी नौकरी, शिक्षा या जो भी कुछ मिलता है हमारे भारत के लोगों को मिले, इन लोगों को ना मिले। भाई अपने देशों में जाओ ना, 90 लाख वोट कटे हैं शायद। तो भाई कटेगा वोट, अगर हम गलत है तो मेरा कटेगा। हम अपने हमारे पिताजी हैं ना, हमारे बाबा है ना, पता है ना, तो फिर अगर इसका मतलब है कि हम यहाँ के नागरिक हैं पहले के। चलिए, अंतिम में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हम 3,000 रुपये वुमेन्स को देंगे, 3,000 रुपये अनएम्प्लॉयड यूथ को देंगे, 6 महीने में UCC लागू कर देंगे। ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं, घोषणाएं जो है वो की गई है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जब किसी पार्टी के किसी नेता ने, चाहे और भी पार्टी के नेता क्यों ना हो, जब घोषणाएं करते हैं तो सोच समझ के की जाती हैं, है ना। और बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी है, अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो उन पे ही सवाल उठेंगे वो। लेकिन तो आपको लगता है वो जो कहते हैं पूरा होता है? देखो, 100% तो कोई नहीं कर पाता है, अगर उसमें 90% 80% भी कर देता है ना, तो तब भी जनता को बहुत बड़ी राहत है। चलिए, लास्ट में आप अमित शाह के लिए क्या कहना चाहेंगे, उनकी कूटनीति के लिए, उनकी नीतियों के लिए क्या कहना है? देखो, अमित शाह के लिए क्या है, अभी बिहार इलेक्शन था, CM बना, ऐसे ही यहाँ भी होने वाला है। बंगाल में खेला हुए है ना, तो वहाँ भी गमछा लहरेगा मोदी का। 4 मई को 4 मई को लहरेगा, बिल्कुल लहरेगा। और अमित शाह की चाणक्य नीति, चाणक्य नीति तो भाई देश का गृह मंत्री भी है, प्लस इतना स्टेटों में सरकार बनाना मामूली बात नहीं है ना। भाई आप बेवकूफ़ कितने को बना सकते हो? हम 1 को, 2 को, 4 को, सबको बना दोगे क्या? हम वोट दे रहे हैं, अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना, बेवकूफ़ सबको थोड़ी बना सकते हो। ठीक है।